हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां की ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के इकाई 3 के पार्ट 2 भूकंप के से बचाव। इस चैप्टर का नाम प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, सुनामी और भूकंप। जिसके बाद चैप्टर पार्ट 2 करने जा रहे हैं भूकंप से बचाव के उपाय। हम लोग जानेंगे कि भूकंप से किस तरीके से बचा जा सकता है। खैर, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। देखा जाए तो भूकंप एक कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, जिससे बचाव के लिए बहुयामी प्रयास आवश्यक है। अब बचाव के लिए कौन यामी? बहुयामी प्रयास आवश्यक है। वस्तुतः ये प्रयास व्यापक और दूरदृष्टि के साथ होनी चाहिए। और ये प्रयास जो है व्यापक और दूरदृष्टि के साथ होना चाहिए। इन प्रयासों को निम्नलिखित शीर्षकों में रखा जा सकता है। इस सभी प्रयासों को निम्नलिखित शीर्षकों में क्या किया जाता है? रखा जा सकता है। पहला में करा भूकंप का पूर्वानुमान। कौन अनुमान? पूर्वानुमान किसका? भूकंप का। करा पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। अगर देखा जाए भूकंप पूर्व तरंग को, अनुकर्मण तरंग को यदि लेखित यंत्र के ठीक से अब मापा जाए, ठीक तरीक़ा से मापा जाए तो तरंगों के प्रवृत्ति में आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। चीन जैसे देश से सरीसृप रेंगने वाले जीव, बड़े जानवर और पक्षियों की गतिविधियों और शोर के आधार पर भूकंप के पूर्वानुमान का कार्य किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो अभी तक पहले जो वर्तमान समय में नहीं, पुराने समय में देखा जाए तो पूर्वानुमान क्या, सरीसृप को रेंगने वाले जीवों से पता किया जाता था। वो थरथरा रुक जाता था, थरथरा जाता था, चिड़ियाँ चहचहाने लगती थी, जानवर छिटपिटाने लगता था, भागने लगता था, तो लोग समझ जाते थे कि अब और लगता है कि भूकंप या सुनामी आने वाला है। पूर्वानुमान यानी कि जीव जंतुओं से लगाया जाता था। लेकिन ऐसे पूर्वानुमान को अभी पूर्ण मान्यता नहीं मिली है। लेकिन ऐसे पूर्वानुमान को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिला। पहले तो ऐसा होता था, लेकिन पूर्ण रूप से सरकारी या कह सकते साइंटिफिक तरीके से इसे मान्यता नहीं दिया गया है। करा भवन निर्माण। कौन निर्माण? भवन निर्माण। भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले ही इन तथ्यों को जांच अवश्य होनी चाहिए। करा भवन निर्माण अगर आप हम करते हैं तो भूकंप के विनाश से ध्यान रखते हुए, यानी कि भूकंप रोधी बनाना चाहिए कि भूकंप आए तो भी इस मकान को या भवन को कोई ज़्यादा क्षति ना पहुंच पाए, उसको इसका जांच अवश्य कर लेना चाहिए कि क्या वे भवन भूकंप निरोधी तकनीकों पर आधारित हैं। वस्तुतः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप निरोधी तकनीक के आधार पर बनने वाले भवनों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की अभी आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप निरोधी तकनीकों के आधार पर बनने वाली भवनों को विशेष तरीक़ा से पैकेज दिया जाता है। पैकेज इसकी आवश्यकता उस तरीक़ा से क्योंकि भूकंप रोधी बनाने में पैसे कुछ ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए इसके सरकार के द्वारा इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए, पैकेज देना चाहिए, आर्थिक पैकेज देना चाहिए। जिस प्रकार से पैकेज का मतलब होता है कुछ पैसा अनुदान करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग को क्या मिलता है, कॉलोनी मिलता है, उसी प्रकार से भूकंप रोधी के लिए भी सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाने चाहिए, जिससे लोग गरीब से गरीब लोग भूकंप रोधी मकान बना सकें। तीसरा में जान माल की सुरक्षा। किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है। अगर देखा जाए कोई भी भूकंप है उसका सीधा पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा जान माल पर। अतः जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है। अगर यही कारण है कि जान माल की आवश्यकता अनुसार क्या चीज किया जाए, विशेष रूप से सुरक्षा हेतु विशेष सुधार बल की आवश्यकता देनी चाहिए या करनी चाहिए। कराचार में प्रशासनिक कार्य। कौन कार्य? प्रशासनिक कार्य। करा भूकंप की बर्बादी की रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। अगर देखा जाए तो भूकंप के बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासनिक सतर्कता को बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे अग्रिम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती हो तो तब इसे तत्कालीन संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए।
अगर देखा जाए तो अग्रित कंपन से आने वाले भूकंप संभावित बनता है कि भूकंप आएगा, संभावना है कि इस इलाके में या इस जगह पर भूकंप आ सकता है, तो उसको पहले ही से घोषित या संभावित बता देना चाहिए सरकार को या गवर्नमेंट को या किसी एनजीओ द्वारा पहले सभी जगह पर प्रसारित कर दिया जाना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो वह फ़ोन कॉल के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से बता देना चाहिए, जिससे जान माल की क्षति को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक मीडिया तथा पुलिस और जिला प्रशासन के अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। यही कारण कि आधुनिक मीडिया को भी सक्रिय होना चाहिए और क्या चीज़ इसके साथ जिला प्रशासन पुलिस को भी सक्रिय होना चाहिए, जिससे यह बात सभी लोगों के पास या घर घर तक बात पहुंच पाए। पूना भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए विशेष दस्ते के गठन की ज़रूरत है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया है। यही कारण है कि यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार ने क्या आपदा प्रबंधन समितियों को क्या किया है, गठन किया, लेकिन उनकी भागीदारी का अधिक सक्रिय करने के लिए ज़रूरत है। यही कारण है कि इनकी भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव करने का ज़रूरत है। कह रहा गैर सरकारी संगठन का सहयोग, जिसको एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन का सहयोग होना चाहिए। भूकंप सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और आम लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर देखा जाए तो भूकंप को स्वयं रोकने के लिए बहुत सारे संस्थाएं ने इसको आम भूमिका भी क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं। जैसे स्वयंसेवी, कौन सेवी, स्वयंसेवी स्वयंसेवी संस्थाओं ने सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। पहुंचाने में कौन मदद कर सकते हैं, तुरंत पहले सरकार से भी स्वयंसेवी संस्थाएं जो एनजीओ हैं वह आकर सेवा में मदद कर सकते हैं जहां पर भूकंप, ऐसे इलाके पर जहां पर भूकंप आ गए हों। वरन भूकंप के पूर्व लोगों को भूकंप निरोध भवन निर्माण तथा भूकंप के समय तत्काल बचावों के हेतु लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो भूकंप निर्माण के लोगों के, भूकंप के पूर्व लोगों से, यानी कि भूकंप के पहले आने वाले पहले से भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जा सकता है, इससे भी बच सकते हैं। भूकंप के समय तत्काल बचाव हेतु लोगों को प्रयास भी किया जा सकता है, यह परीक्षण भी दिया जा सकता है कि किस तरीके से भूकंप आएगा तो भूकंप से हम बचाव अपने आप को कर सकते हैं। दबे हुए मलबे से आम लोगों को निकालने हेतु वह समान तरीके से अलावा सरकारी तंत्र की मदद से नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए जहां मलबे के नीचे अभी भी सांस लेते हुए मानव हो, जिसे बच्चे का काज कर सकते हैं, बचाने का काज कर सकते हैं। कहने का मतलब यानी कि इस तरीक़ा से आप भी सहायता कर सकते हैं। मान लीजिए भूकंप आ गया, वहाँ पर भवन गिर गया तो मलबे से डर गए, उसमें जीवित कुछ लोग हैं जो सांस अभी भी ले रहे हैं किसी न किसी तरीक़ा से और जीवित हैं, तो उन लोगों को आधुनिक तकनीक से सरकार के द्वारा जो लगाए गए यंत्र की सहायता से उसको खुद ब खुद, यानी कि खाली दायित्व बनता है कि सरकार ही बचाएगा, अब आस पास के लोग भी उसे क्या कर सकते हैं, उसको मदद करके और जल्दी से जल्दी बचाने का प्रयास किया जा सकता है। नॉर्वे जैसे देश में इसके लिए कुत्ते को प्रशिक्षण किया जाता है। नॉर्वे ऐसे देश है जैसा पर बचाने के लिए कुत्ते को भी प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरीक़ा से लोगों को सूंघ के बताते कि कहाँ पर लोग हैं या नहीं है। जापान में छोटे आकार के वीडियो कैमरे के द्वारा जीवित लोगों को सिग्नल प्राप्त कर बचाव का कार्य किया जाता है। और देखा जाए जापान में छोटे आकार के वीडियो कैमरे द्वारा जाता है, इस तरीक़ा से इधर बाहर रहेगा, बाहर में आके कैमरा लगा देगा और जहाँ छिद्र जाकर देखेगा किस तरीक़े से लोग हैं, फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए, उन्हें बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता। पुनः गैर सरकारी संगठन लोग को प्रशिक्षित दे सकता है। और क्या चीज़, गैर सरकारी लोग, जहाँ पर जो सरकारी लोग नहीं है, जो अलग बगल वाले हैं जो सहायता करने के लिए हैं, उनको भी बता दिया जा सकता है कि मदद कीजिए, आप हमें ऐसे इस तरीक़ा से हेल्प कीजिए जिससे जल्दी से बचाया जा सके। कि वे भूकंप के समय भागने के बदले अपने कमरे के किसी कोने में दीवार से सहारे खड़े हो जाए। यदि भूकंप आए तो आप नहीं भूकंप आए तो जल्दी सीढ़ी चल उतर होगी। अगर ज़्यादा भूकंप आ गया तो कोई भी कमरे के कोई भी कोने का दीवार है वहाँ पर कोना में जाकर तुबक से क्या कीजिए, बैठ जाइए, जिससे आपको जब छत गिरेगा भी तो कोना में जल्दी गिरता नहीं, छत बीच में गिरेगा, जिससे आप बच सकते हैं। वहाँ गिरने वाले मलबे का सबसे कम प्रभाव पड़ता है और मलबा गिरेगा भी तो कोना में कम प्रभाव पड़ता है।
कौंदालय विद्यालय में बच्चों को भी भूकंप से बचने की जानकारी दी जानी आवश्यक है। बच्चों को भी क्या चाहिए, विद्यालय में भूकंप से बचने की जानकारी देना आवश्यक है। उसके दिलो दिमाग में यह बैठाया जाना चाहिए कि जब भी भूकंप जैसी आपदा हो तब जात पात और धर्म को भूलकर मदद के लिए आगे आएं। ये ऐसे भी करना चाहिए, उसके दिलो दिमाग में बैठा देना चाहिए। बच्चे को इतना प्रशिक्षण किया जाए कि उसके दिलो दिमाग में बैठा देना चाहिए कि अगर भूकंप आए, मलबे गिर गए, तो आप अपने खुद का ही नहीं बचाव करके आसपास के होने वाले लोगों को भी बचाव कर सकते हैं। आम लोगों के लिए आवश्यक है कि वे राहत केंद्र की व्यवस्था में आगे आएं और राहत कार्यों में जाति और लिंग का भेद न होने दें। अब ऐसा नहीं है कि मलबा के लोग मर रहे हैं, अब जाति पाति देख रहे हैं कि उस जात से तो लड़ाई हो रही है, उस जात को हम छोड़ने जाएंगे, उस जात को हम छूने जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति पाति को लड़ाई झगड़े को भुलाकर आप क्या कीजिए, वहाँ पर मदद करने का प्रयास कीजिए। इसमें पंचायत अहम भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि इसमें पंचायत भी अहम भूमिका निभा सकता है। पंचायत भी जाकर वहाँ पर बढ़िया तरीके से सुसज्जित तरीके से इसे रोक सकता है। चूँकि भूकंप में शरीर के अंग होने की अधिक संभावना होती है। भूकंप में शरीर के अंग भंग होने की, यानी कि शरीर क्या हो जाता है, खराब हो सकता है, टूट सकता है। अंग भंग मतलब कुछ ही शरीर के हर एक पर अगर किसी मलबा के शरीर पर गिर जाएगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी संभावनाएं को हम रोक सकते हैं। इसीलिए प्रशासन के आने की प्रतीक्षा न करें, तुरंत ही नज़दीकी के अस्पताल या नर्सिंग होम में टेलीफोन द्वारा सूचित करें, उपचार व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि गिर गया, किसी का अंग भंग टूट गया, पैरों टूट गया, खराब हो गया, तो आप क्या करें, आप शरीर उसको छोड़ दें, वैसे ही उसको रहने दें, नहीं करना चाहिए। प्रशासन की व्यवस्था क्या आएगा, सरकार अपने आप उसको ले जाकर बचाएगा। आप भी चाहे तो उसको सरकारी अस्पताल में, नज़दीकी सारे अस्पताल में या टेलीफोन के माध्यम से टेलीफोन कर दीजिए, या तो उसे किसी निजी प्रकार से या प्राथमिक चिकित्सक उपलब्ध करा दिए जिससे उसे कुछ राहत मिल पाए। यदि गांव में किसी के पास कार, ट्रैक्टर या अन्य वाहन हो तो गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करानी चाहिए। यदि आपके घर में कार है, ट्रैक्टर है या किसी प्रकार के वाहन है, अगर जो घायल लोग हैं उसे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस का इंतजार ना कर उसे जल्दी अस्पताल ले जाने का प्रयास कीजिए, जिससे उसकी ज़िंदगी बच सकती है। वस्तुतः भूकंप जैसी आपदाओं के आने पर समुदाय ही सही अर्थों में तत्कालीन प्रबंधन का कार्य कर सकता है। यही कारण है कि भूकंप जैसी आपदाओं में आने के बाद समुदाय ही सही तत्कालीन प्रबंधन का कार्य कर सकता है या हो सकता है। अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर मान लें कि कोई दुर्घटना हो जाता है कि जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब धार्मिक नियमों से उनका अंतिम संस्कार कराना जाना चाहिए। डीडीटी एवं अन्य रासायनिक पदार्थों को छिड़काव होने चाहिए जिससे कि महामारी ना फैले। अब मान लीजिए कोई दुर्घटना ज़्यादा गहरा दुर्घटना हो जाए जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, तो आप सरकार अगर नहीं करा रहा है तो आप भी गाँव पंचायत की मदद से, आप अपनी मदद से, जिसके सभी परिवार खत्म हो गए, उन्हें क्या किया जा सकता है, जौन धर्म से, उसी धर्म के रीति रिवाज से उसे दफनाया जा सकता है या जलाया जा सकता है या किसी प्रकार से जो किया जा सकता है किया जा सकता है, और आसपास में डीडीटी का छिड़काव कर दे जिससे और महामारी आने का खतरा क्या हो जाए, बना ना रह जाए। सुनामी से बचाव, हम लोग ये तो समझ गए किसके, भूकंप से बचाव। अब भूकंप के बाद हम लोग पढ़ते हैं सुनामी से बचाव। तो सुनामी से बचाव किस तरीका से कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यहीं आगे बढ़ते रहें। सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो सुनामी का जो विनाशकारी प्रभाव है, जो कौन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तटीय क्षेत्रों में देखने मिलता है। सुनामी समुद्र के नज़दीक वाले क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्योंकि सुनामी आएगा, समुद्र से ही सुनामी आएगा, तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तटीय क्षेत्र को नुकसान होगा। तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले तरंग, तट के किनारे मछली पकड़ने वाले नाव, मोटर बोट आदि। तट के किनारे बहुत सारे उठने वाले तरंग, मछली पकड़ने वाले बोट रहते हैं, नाव, मोटर बोट रहते हैं, और बहुत प्रकार के घर भी रहते हैं, या कह सकते हैं किसी घूमने, टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाए जाते हैं या दुकान बनाए जाते हैं। तट के नीचे होटल बनाए जाते हैं जिसमें लोग आते जाते हैं। इनको भी बचाने के लिए अच्छे सुचारित रूप से उपाय करना चाहिए। तट के किनारे बसी बस्तियों को बर्बाद कर देते हैं। अगर देखा जाए तो तट के किनारे जो भी बस्ती है, उस बस्तियों को क्या कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं,
समुद्रीय तट पर बैठे पर्यटकों को संभलने का मौका भी नहीं देता है। अगर देखा जाए जो समुद्र के तट के किनारे बैठे हुए हैं उनको इतना स्पीड में आता है सुनामी, उनको संभलने का भी मौका नहीं देता है और बर्बाद करके चला जाता है। इतना स्पीड से जाता है, पानी का वेव आता है तो पूरा उखाड़ते उजाड़ते हुए चला जाता है। तट के किनारे नारियल के वृक्ष को भी यह उखाड़ फेंकता है। देखा जाए तो तट के किनारे है उन नारियल के वृक्ष को क्या करता है, उखाड़ फेंकता है। विनाश के इस तांडव का प्रबंध आवश्यक है। और देखा जाए तो विनाश का तांडव का ये प्रबंध में क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इस तरीक़ा से विनाश आते हैं, इसको रोकने का प्रबंध करना या उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। भूकंप तरंगों के समान ही सुनामी के भी पूर्व कंपन और अनुकंपन आते हैं। अगर देखा जाए तो भूकंप तरंग के समान ही सुनामी के भी पूर्व कंपन आते हैं। सुनामी से पहले आने के पहले क्या आता है, कंपन आता है, पृथ्वी हिलता है वहाँ पर, क्योंकि कंपन होगा, पृथ्वी हिलेगा, भूकंप आएगा तभी तो सुनामी आएगा। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में, कि भूकंप कहाँ आता है, समुद्र के सतह पर भूकंप आता है तो उसी को सुनामी के रूप में बदल देता है, पानी को स्पीड में तटीय इलाके में घुसा देता है, उसी को तो सुनामी कहते हैं। अतः उनका भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। समुद्र के बीच में इसके लिए स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। देखा जाए तो समुद्र के बीच में इसके लिए प्लेटफॉर्म या स्टेशन बनाने के लिए ज़रूरत है, जिससे पता चल सके सुनामी कितना तेजी से आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी जानकारी दिया जा सके स्थलीय रहने वाले लोगों को, या कह सकते हैं तट क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को। जो समुद्र जल के सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों को अध्ययन कर तट पर संकेत दे सकते हैं। यानी कि समुद्र तट के अंदर जो क्षैतिज हलचल हो रहा है, जमीन के अंदर पानी का वेव में हो रहा है, तो उसको करने का मतलब यह हुआ कि उसको क्षैतिज जल को हलचल को संकेत करके अध्ययन करके पढ़कर तुरंत तट क्षेत्र वाले लोग भागों को बता देना चाहिए कि सुनामी आने वाला है, जल्दी जल्दी घर खाली करिए, यहाँ से जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो निकल सकते हैं, जिससे कि लोगों को वहाँ से हटाया जा सके और तट के किनारे वाले मछुआरों को तट पर न जाकर बीच समुद्र में जाने का संदेश दिया जाए। अगर सुनामी आता है तो आप तट पर किनारे जाएगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा। आप समुद्र के बीचों बीच चले जाए तो नुकसान कम होगा, क्योंकि समुद्र के बीच लहर आता है तो ऊपर वाले सतह पर नहीं आता, पानी का वेग बढ़ता है, नीचे वाले सतह में पड़ता है, तो समुद्र के बीचों बीच चले जाए तो उससे आप बच सकते हैं, जिसके लिए लोगों को वहाँ से हटाया जा सके। तट के किनारे वाले मछुआरों को तट पर न जाकर बीच समुद्र में जाने का संदेश दे सके। गहरे सागर के मध्य के मछुआरे सुरक्षित रह जाते हैं। जो जितना ज़्यादा गहरा होगा वहाँ के मछुआरे सुरक्षित रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गहरा रहेगा तो जो पानी का हलचल है जो ऊपर तक नहीं आ पाएगा, उसका वेव तरंग है नीचे चला जाएगा, तो आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चलने वाले क्षैतिज तरंग अवरोध के अभाव में किसी प्रकार का विनाश नहीं करता है। सही पूर्वानुमान लोगों को सुनामी से बचा सकता है। यही कारण है कि अगर सही से पूर्वानुमान पहले पूर्वानुमान मतलब पहले से जानकारी दे दिया जाए कि सुनामी आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो लोगों के जान माल की क्षति को रोका जा सकता है, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से बताया भी जा सकता है। तटबंधन निर्माण तथा मैंग्रोव झाड़ी का विकास। तटबंधन निर्माण का मैंग्रोव झाड़ी का विकास की तरीका से डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सुनामी में कौनकारी विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की ज़रूरत है। देखा जाए सुनामी या विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए तट पर कंक्रीट तटबंधन बनाया जाए। या आप देख सकते हैं समुद्र के मुंबई में समुद्र के किनारे देखिए कंक्रीट का बड़े बड़े सिल्ले बना कर रखा गया, जिससे सुनामी के जो लहर आते हैं, भूकंप का जो लहर आता है, पानी का लहर आता है, उसे टकरा कर वापस चले जाते हैं, या कह सकते हैं उसके स्पीड को गति को रोक देता है। इस तट से टकराने वाले सुनामी तरंग का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा और ज़्यादा नहीं पानी जा पाएगा तटीय स्थान पर, सब पानी समुद्र में टकरा कर वापस रिटर्न हो जाएगा। पुनः तटबंध के ही किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। अगर आप तटबंध नहीं बना सकते हैं तो मैंग्रोव झाड़ी को क्या कर दीजिए, पूरा सघन रूप से गाढ़ा रूप से लगा दीजिए, जिससे इससे भी सुनामी को रोका जा सकता है।
इसके टकराने वाले तरंग की गति कम हो जाती है। अब मैंग्रोव वन से टकराने वाले पौधे से क्या हो जाए, सुनामी का जो पानी का गति होगा जो कम हो जाएगा। वे तटबंध पर भी कम दबाव उत्पन्न करेगी। तटीय दलदलीय क्षेत्र में सिर्फ सघन मैंग्रोवन ही अधिक लाभकारी होते हैं। अगर देखा जाए तो तटीय क्षेत्र पर ही होता तो सिर्फ सघन मैंग्रोव वन ही पूर्ण रूप से कह सकते हैं लाभदायक होती है, या कह सकते हैं लाभ ही, इसी से वो भूकंप को रोका जा सकता है। आगे देखते हैं, कौन तटीय, कौन देश परदेश के, कौन गो लोगों, कौन शिक्षण प्रशिक्षण। तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, उसको सिखाना जाए कि किस तरीके से भूकंप सुनामी से बचा जा सकता है। राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करानी चाहिए। देखा जाए तो इस राज्य सरकार के द्वारा जहाँ तटीय इलाका है, वहाँ पर बिहार में तो तटीय इलाका है नहीं, तो बिहार की सरकार को क्यों तटबंधन को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा कि इससे सुनामी से किस तरीके से बचा जाएगा। जौन राज्य में जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, मुंबई हो गया, इस सारे राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि अगर भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, तो किस तरीके से सुनामी से अपने आप को बचाया जा सकता है, जीवित रखा जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुनामी की सूचना मिलते ही या तो समुद्र की तरफ या स्थल खंड की तरफ तुरंत भागने के लिए तैयारी करना चाहिए। अगर इस सूचना जैसे ही मिला, क्या चीज़ का सूचना मिला, जैसे ही सूचना मिला कि सुनामी आने वाला है, तो ये आप क्या कीजिए, या तो तटबंध की तरफ, या तो भूखंड की तरफ, भूभाग की तरफ भागिए, या तो समुद्र के बीच की तरफ भागिए, जिससे आप बच सके, अपने आप को बचा सकते हैं। सुनामी जल की स्थिर होने के बाद सामूहिक रूप से बचाव कार्य में लग जाना चाहिए। और जैसे ही सुनामी स्थिर हो गया, रुक गया, बंद हो गया पानी आने के लिए, तो सामूहिक रूप से सभी को आपस में बचाव के लिए लग जाना चाहिए। घायलों की चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था कराना चाहिए। और जो घायल लोग हैं उनको चिकित्सा का व्यवस्था कराना चाहिए, पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी का व्यवस्था कराना चाहिए, और भोजन की भी व्यवस्था करवाना चाहिए। असामाजिक तत्व द्वारा लूट मार ना हो, इसके लिए आम लोगों को सहयोग लेने जैसे कार्यों को करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सुनामी तटबंध आ गया, आप जाके दुकान में तो लूट के घर में जाके दम जोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर आगे बढ़कर सहयोग देना चाहिए, और ऐसे करने से खुद को रोके और करने वाले लोगों को भी रोका जाना चाहिए। बस्तियों के पूर्वास में भवन निर्माण हेतु, अगर बस्तियों के पूर्ण आएगा, क्या आएगा, बाढ़ आएगा, सुनामी आएगा, तो बस्ती को तो उजाड़ फेंकेगा, तो इसको पूर्ण रूप से फिर से निर्माण करने के लिए लोगों को आगे बढ़कर आना होगा। बढ़कर प्रकार से डिजाइन के उपयोग का व्यवस्था आवश्यक है, जिससे सुनामी जल न्यूनतम प्रभाव डाल सके। अब ऐसे घर निर्माणों में, पूर्ण निर्माण में जो नया निर्माण हो रहा है, उसको इस तरीक़े से निर्माण किया जाए या पूर्ण निर्माण किया जाए, तो ऐसा व्यवस्थित किया जाए जिससे सुनामी को से कम नुकसान हो सके। आम लोगों का सहयोग तथा स्वयंसेविक और प्रशासनिक संस्थाओं की भागीदारी ही भूकंप और सुनामी जैसे आपदाओं से राहत दिला सकती है। देखा जाए तो आम लोगों को सहयोग तथा स्वयंसेविक प्रशासनिक संस्थाओं की भागीदारी ही भूकंप के, सुनामी के जैसे आपदाओं से क्या कर सकती है, राहत दिला सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये 3 इकाई भी पूर्ण रूप से खत्म हुआ। अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस सारे प्रश्न के जवाब हमें लिख के बताइए। देखिए इसको क ख करके सभी प्रश्न को वीडियो को पॉज करके लिख के हमें नीचे बताइए, जिससे हमको लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं तो समझ में अभी आपको आ रहा है और कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ भी नहीं हो रहा है। तो अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे के प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।